लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या है, विश्व व भारत में न्यायिक सक्रियता का अस्तित्व कैसा आया, भारत में हुए कुछ चर्चित न्यायिक सक्रियता के एग्जाम्पल पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे देश में लिखित संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। जाहिर है, उस दृष्टि से न्यायपालिका की भूमिका भारत में न्याय करने से लेकर मूल अधिकारों की रक्षा और सरकार के विभिन्न अंगों को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में रहने के लिए निर्देशित करने तक विस्तृत है। अर्थात भारत में उच्चतम न्यायालय न सिर्फ संविधान की रक्षा करता है बल्कि किसी भी सरकार अथवा शक्ति द्वारा उसका उल्लंघन किए जाने से भी बचाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग लेखक शेलेनसिंगर जूनियर द्वारा किया गया। उन्होंने न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रयोग अपने लेख द सुप्रीम कोर्ट 1947 को किया, जो 1947 में फॉर्चून मैगजीन प्रकाशित हुआ था। 1803 में न्यायाधीश मार्शल द्वारा मलबरी बनाम यानी मलबरी वर्सेस मेडिसिन के मामले में जब न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को विकसित किया गया था, तब न्यायिक समीक्षा के उद्भव ने एक नए आंदोलन को जन्म दिया जिसे न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायपालिका जनित के मामलों में कार्यपालिका अथवा विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती दिखाई देती है तो उसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, न्यायिक सक्रियता जिसमें न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है जो कि न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं है, जिसमें जनित का प्रश्न जुड़ा हो, उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत न्यायाधीशों को सार्वजनिक नीति के बारे में उनके व्यक्तिगत विचारों की अनुमति देता है जो अन्य कारकों के मध्य उनके निर्णय को मार्गदर्शित कर सके। साधारण अर्थों में न्यायपालिका का सक्रिय होना ही न्यायिक सक्रियता है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्वाचन तथा मूल अधिकारों के संरक्षण का दर्जा न्यायपालिका को संविधान द्वारा प्रदान है। इस आधार पर न्यायपालिका का सक्रिय होना एक रचनात्मक पहल संवैधानिक प्रजातंत्र में संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका का होता है। संविधान की सर्वोच्चता में न्यायपालिका की सर्वोच्चता समाहित है। कानून की व्याख्या में न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन संवैधानिक प्रजातंत्र शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर भी आधारित होते हैं। सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र पृथक एवं स्वतंत्र होता है एवं तीनों एक दूसरे के कार्यक्षेत्रों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करते हैं। संसदीय प्रणाली में तीनों अंगों में से किसी एक के निरंकुश पर अन्य अंग उसे नियंत्रित एवं संतुलित कर सकते हैं। विधायिका कार्यपालिका को हटा सकती है तो कार्यपालिका विधायिका को नए चुनाव का सामना करने को मजबूर कर सकती है। न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका के निर्णयों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है तो विधायिका न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पदच्युत यानी रिमूवल कर सकती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विधायिका का काम कानून बनाना है एवं कार्यपालिका का काम नीति निर्धारण एवं कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना है। न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना होता है। न्यायपालिका से अधिक आत्मानुशासन की अपेक्षा होती है एवं न्यायिक स्वयं ही न्यायपालिका की विश्वसनीयता का आधार होता है। जब न्यायपालिका नीति निर्धारण एवं नीति अनुपालना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है या न्यायिक परंपराओं से परे कार्य करती है तो इसे न्यायिक सक्रियता का नाम दिया जाता है। अमेरिका एवं इंग्लैंड में न्यायिक सक्रियता को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता यानी शंका की दृष्टि से देखा जाता है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में भारत में न्यायिक सक्रियता एक दिलचस्प एवं विलक्षण पहलू है। दक्षिण अफ्रीका में न्यायिक सक्रियता को लगभग संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, यानी भारत में न्यायिक सक्रियता। भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि सन 1980 की दशक की देन है, परंतु इसका प्रारंभ संविधान लागू होने के बाद से देखा जा सकता है। फर्स्ट, सन 1950 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री फजल अली ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य प्रकरण में न्यायिक सक्रियता का आधारशिला रखी, जिसमें निवारण विरोध अधिनियम के खंड 14 को अवैध ठहराया गया। सेकंड, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 32 उन्हें मौलिक अधिकारों के संरक्षण की स्थिति प्रदान करता है। एंड थर्ड, ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और कहा कि सामान्य शांतिकालीन स्थिति में प्रेस को नियंत्रित करना अनुचित है। इस श्रेणी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार से है। फर्स्ट, बम्बई राज्य बनाम बम्बई शिक्षा समाज। एंड सेकंड, रशीद अहमद बनाम केंद्रीय सरकार। एंड थर्ड, शिब्बत लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 उपयुक्त चारों प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के प्रकरण के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31B के सेक्शन 2 को निरस्त कर दिया, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों पर आघात पहुंचता था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने इसी निर्णय को दोहराते हुए मिनर्वा मिल्स तथा अन्य बनाम भारत सरकार के प्रकरण में 1980 को निर्णय देते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन की धारा 55 को निरस्त कर दिया। न्यायिक सक्रियता का वास्तविक प्रारंभ सन 1980 में न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉपुलर जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी चर्चित न्याय सक्रियता पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इशू, खदानों में मजदूरों की दुर्दशा। स्टेप यानी कदम क्या उठाया सुप्रीम कोर्ट ने? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ AIER 1987 SC 803 में बंधुआ मुक्ति के प्रति समर्पित एक संगठन ने एक पत्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित पत्थर खदानों में भारी संख्या में मजदूर अमानवीय तथा असहाय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट यानी इसका नतीजा क्या हुआ? न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को कई मानक अपनाने के अलावा मजदूरों के पुनर्वास के निर्देश दिए। नेक्स्ट इशू क्या था? बच्चों पर अत्याचार। स्टेप, एक याचिका में शिकायत की गई कि विदेशियों को भारतीय बच्चे गोद देने के काम में लगे सामाजिक संगठन कदाचार कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? अदालत ने बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांत तथा मापदंड निर्धारित किए। नेक्स्ट इशू, ताजमहल संरक्षण। स्टेप यानी कदम, पर्यावरण कार्यकर्ता MC मेहता ने ताजमहल को प्रदूषण बचाने के लिए अदालत में एक याचिका डाली। रिजल्ट, इसका नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ताज पर कोटे में आने वाले क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा कोयले के प्रयोग पर प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्ट लगा दिया। इसके साथ ही ताजमहल के इर्द गिर्द 2 लाख पौधारोपण के आदेश भी दिए। नेक्स्ट इशू, गंगा नदी प्रदूषण। स्टेप, MC मेहता ने गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर 2 प्रदूषण उद्योगों के खिलाफ याचिका दर्ज कराई, लेकिन बाद में इस याचिका में 1 लाख से ज़्यादा उद्योगों और देश के 8 राज्यों के 300 कस्बों को शामिल कर दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोर्ट ने अपने फैसले में औद्योगिक संयंत्रों को बंद करने के निर्देश दिए और प्रदूषकों को पर वित्तीय जिम्मेदारी भी सौंपी और 250 शहरों और कस्बों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने को कहा। पश्चिम बंगाल में चलाए जा रहे
6,000 चमड़े के कारखानों को एक सुनियोजित लेदर कम्प्लेक्स में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए। एंड नेक्स्ट इशू, वाहनों से बढ़ता हुआ प्रदूषण। स्टेप, कभी दुनिया के चौथे सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली की आबो हवा को सुधारने का श्रेय BMC मेहता को जाता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मेहता ने एक याचिका दायर की। इसका नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में शीशा रहित पेट्रोल के उपयोग का आदेश दिया। इसके साथ साथ वाहनों में प्राकृतिक गैस यानी CNG गैस और अन्य स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देने जाने का निर्देश दिया। नेक्स्ट इशू, दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्य स्थापित करना। रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे उद्योग धंधों को एक औद्योगिक क्षेत्र में ले जाने को भी आदेश दिया। इसके बाद अदालत ने दिल्ली सरकार को लघु उद्योगों के लिए 28 औद्योगिक क्षेत्रों में CATP यानी कॉमन इम्प्लॉयमेंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने को कहा। इसके मामले के परिणाम स्वरूप प्रदूषण फैलाने वाले 1 लाख उद्योगों को दिल्ली से बाहर बसाया गया। नेक्स्ट इशू, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और शिक्षा। स्टेप, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस अनूठे और ऐतिहासिक मसले को लाने वाले सचेतक MC मेहता ही है। इन्होंने देश भर के स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। रिजल्ट, इसका नतीजा, अदालत ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को देश भर के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में बतौर अनिवार्य यानी कंपल्सरी सब्जेक्ट लागू किए जाने के आदेश दिए। भारत एकमात्र ऐसा देश जहां के स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।